वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेक्शन के अंदर चल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव सेक्शन में हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कंजक्शन दैट यूज नहीं होता है, दैट की जगह हम इफ या वेदर को यूज करते हैं। देन इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। थर्ड हमने देखा था कि सेड टू को हम अब तक टोल्ड में चेंज करते आ रहे थे, अब हम सेड टू को चेंज कर रहे हैं आस्क्ड में। एक और वर्ड उसके था साथ में इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन क्योंकि ये काफी टिपिकल सा वर्ड है, आस्क्ड हमें इजी लगता है तो हम उसी के साथ सेंटेंसेस बना रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चीज को आगे की तरफ एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन से डू डज या डिड नॉट हो तो डू नॉट डज नॉट हो तो हम कैसे कैसे चेंज करते जाएंगे, वही सारी चीजें हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम फिर से एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। She said to me, comma, inverted comma, do you know सोहन? देखिए हमारा टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल चल रहा था ना, जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स पढ़े थे, उसमें क्या बोला था मैंने कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो डू वर्ड आया, यहाँ पर हम डिड यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसी को हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाना भूल जाती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन गया। शी आस्क्ड मी इफ, यहां तक तो हमें लिखना ही है, राइट। शी आस्क्ड मी इफ। अब ये देखिए यहां पर हमारा सेकंड पर्सन है, वो चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, तो आई न्यू सोहन, और ये हमारा फुल स्टॉप। अब हमें डू जो था हमने उसको ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म में यूज कर दिया, इसलिए हमें डू को कहीं पे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और हम देख लेते हैं। सीता सेड टू हरी, कॉमा, इंडेटेड कॉमा, डू यू understand English? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। सेम थिंग यहाँ पर डू है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और ये जो यू है सेकंड पर्सन का, इसको हम हरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं हम। सीता asked Hari if he understand की सेकेंड फॉर्म क्या आ गई? understood, understood English, और ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ और कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, राइट, डू डज नॉट है ना, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? डिड नॉट में। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में।
इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फादर सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी। अब देखिए खाली डू था ना, तब तक हम वर्ब में की सेकेंड फॉर्म लगाने थे, लेकिन अब डू के साथ नॉट भी है, तो हमें प्रॉपर चेंज चाहिएगा, तो हम डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे। अब क्या बनेगा सेंटेंस? फादर आस्क्ड मी इफ, अब यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इफ आई डिड नॉट ओबे। अब मी यानी फर्स्ट पर्सन, मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? आई का, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो। तो फादर, फादर मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम, ओबे हिम। अब देखिए कितना डीप में जाके हमें चेंज करना पड़ रहा है। ये आप मान के चलिए किस तरह से है कि एक मेन रोड है, बेसिक रूल्स जो हो गए वो हो गए मेन रोड, और आप उसके अब जो अंदर पार्ट्स पढ़ते जा रहे हैं वो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, यानी कि आपको हर स्ट्रीट का नॉलेज होना चाहिए, हर रूल का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप परफेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश said to his father, sorry, to his friend, comma, inverted comma, don't you go to college today। अब कोई भी सेंटेंस चेंज करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि हमें चेंज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। पहले उसका टाइप देखो कि टाइप क्या है, ये इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग इसकी कैसे कर देनी है? रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ। ये हमारा यहां तक तो चेंज हो गया। अब यू है, यू हिज फ्रेंड पे जा रहा है, तो हम क्या चेंज करेंगे? ही। डोंट है तो हम यह यूज करेंगे डिडंट, राइट। डिडंट, ही डिडंट गो टू कॉलेज, टुडे का हो जाएगा दैट डे, और ये लग जाएगा फुल स्टॉप, और ये हमारा हुआ सिंपल सेंटेंस, राइट। अब हम आगे देखते हैं। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में डिड दे रखा हो, भाई आप डू या डज नॉट था तो आप डिड नॉट में चेंज कर रहे थे, लेकिन अगर वर्ड ही डिड दे रखा है तो आप उसको चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हम ऑलरेडी टेंस के रूल्स में पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, did you lend me your
मनी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब ये कैसे चेंज होगा? ही आस्क्ड मी इफ। अब हमने क्या कहा था कि डिड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हो जाएगा आई। इफ आई हैड, लैंड की थर्ड फॉर्म होगी लैंड। अब मी जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? लैंड हिम माय मनी। क्लियर? ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इनको बार बार रीड करोगे, इस तरह के सेंटेंसेस को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। She said to me, comma, inverted comma, did you not call me, question mark, inverted comma, close। She asked me if I had not called her। अब ये हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो यहाँ पर हमने हर यूज किया। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज काफ़ी कुछ सेंटेंसेस जो थे वो देखे कि किस तरह से हमने चेंज किया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट बेसिक रूल्स के साथ मैं प्रेजेंट होंगी। तब तक आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें और आप और ज़्यादा इन रूल्स को जैसे जैसे पढ़ेंगे आप डीपली इनको समझते जाएंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने हिंदी व्याकरण में संधि की, स्वर संधि के प्रमुख प्रकार के बारे में अध्ययन किया, स्वर संधि की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया और स्वर संधि के प्रमुख भेद या प्रकार कौन कौन से थे उनके बारे में अध्ययन किया। एक बार पुनः उस पर चलते हैं। अपन ने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया। दीर्घ संधि से हम वापस गुण संधि पर आगे क्रम में बढ़ेंगे। तो देखें हम दीर्घ संधि, जो हमारा स्वर संधि का प्रमुख भाग था, है ना, स्वर संधि का भाग था, इसमें दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या होता है? एक मिनट, दीर्घ संधि है ना। दीर्घ संधि में हमने देखा कि दीर्घ संधि में हमने देखा कि अ आ के बाद क्या था? अ आ के बाद अ आ आए तो क्या बना था? आ बना था, विद्याधन आलय। ठीक है, विद्यालय शब्द देख लेते हैं, विद्यालय। ठीक है, ई या ई के बाद क्या आया था? ई और ई, तो हमारा क्या बना था?
बड़ी ई बना, ठीक है। इसके बाद ऊ और ऊ के बाद ऊ या ऊ आते हैं तो बड़े ऊ में परिवर्तन हुआ। अब इन तीनों के बारे में अपन अध्ययन किया तो यहाँ पर रमादन इस, गणदन इस गणेश, ठीक है, ये तो था आपने सॉरी उसमें। तो यहाँ पर तो क्या था अपना दीर्घ संधि में कविदन इंद्र, हरिदन ईस, रजनीदन इस प्रकार के उ, भूधन ऊर्जा, बुर्जा, इस प्रकार के जो शब्दों का अध्ययन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर संधि दीर्घ में अ आ के बाद अ आए तो वही स्वर आए तो उससे दीर्घ हो जाता है, ये हमने अध्ययन किया था। अब गुण संधि में क्या होगा, अब गुण संधि की बात करें हम, है ना, गुण संधि की बात करते हैं। तो गुण संधि में क्या होता है, दीर्घ के बाद आगे गुण संधि, है ना। गुण संधि में क्या होता है, हमें या तो सीधा भी ध्यान रखना है, ए ओ और अर, ए ओ अर का प्रयोग होता है। अब ए ओ कहाँ होगा, अ आ के बाद, अ आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, ए। अ आ के बाद ऊ और ऊ आए तो क्या होगा, ओ। और अ और आ के बाद री आता है तो हो जाता है अर। इन तीनों नियम पर आधारित है हमारी गुण संधि, ठीक है। अब गुण संधि पर देख लेते हैं क्या है गुण संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। गुण संधि पर अध्ययन करें तो गुण संधि यदि अ या आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है, ठीक है। तो अ दन आ, ई ए, अ आ, ऊ ओ और अ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। यहां हम देखें देव दन इंद्र, देवेंद्र, अब देव का है ना, देव दन इंद्र, देवेंद्र, अ देव का और ई किसकी, इंद्र की, मिलकर के ए हुआ तो हमारा देवेंद्र बना। यथादन इष्ट, यथिष्ठ, आ के बाद ई मिला, ए हुआ। वीरधन उचित, वीरोचित बना। अ के बाद ऊ हुआ तो ओ हुआ। महाधन उत्सव, महोत्सव, आ के बाद ऊ हुआ तो ओ हुआ। महाधन ऋषि, महर्षि, आ के बाद री आया तो अर हुआ। और सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, और अ के बाद क्या होगा, सप्त का अ और री का ऋषि, इस प्रकार अर हो गया। तो यहाँ पर गुण संधि में है ना हमने देखा कि ए ओ अर था, ठीक है। देखे जैसे सुरेंद्र ये शब्द ले लिया है ना। अब सुर धन इंद्र, सुर का अ और इंद्र का ई मिलकर के क्या होगा, ए होगा। और ए की मात्रा हमारी कौन सी है, ये, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। रमाधन इस, परदिन इस, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जिनके बारे में यथाधन इस, यथेष्ट है, वीरधन उचित, महाधन औषध, महौषध, परमधन ओज, परमोज, औ आया, ठीक है। तो इस प्रकार अ के बाद औ, ठीक है। इस प्रकार भी यहाँ पर ए ओ अर वाले में आएगा, परमोज सॉरी उसमें आएगा ए ओ अर के ओ अ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है, वो आदि संधि वाले है ना, सॉरी वृद्धि संधि में एक एक परमोज वो उसमें आएगा वृद्धि संधि में। यहाँ दीर्घ संधि की बात कर रहे थे अपन, दीर्घ संधि में वापस पुनः दीर्घ संधि गुण संधि में लौटते हैं। देवधन इंद्र का देवेंद्र, वीरधन उचित, महाधन ऋषि, महर्षि, सप्तधन ऋषि, इस प्रकार के उदाहरणों से और भी हमें आगे देखना है कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं अपन वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि में क्या करता है, वृद्धि संधि में जब अ या आ के बाद ए ऐ आए हो तो वहां गुण में क्या था, अ आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो
ओ और री आए तो अर। यहाँ पर वृद्धि संधि जब अ आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई होगा, और ओ या औ हो तो दोनों के मेल से औ होगा। ये वृद्धि संधि का परमोज बताया, वनौषध वंदन औषध इस प्रकार। तो एक धन एक का क पूर्ण है इसलिए क हलंत के साथ अ मिला हुआ इसलिए क बना है। हम देखते वर्णमाला में तो पूर्ण तो ए अ और ए के मेल से आई बना, और आई की मात्रा हम जानते हैं 2 मात्राएं होती हैं। तो एक धन एक हुआ, सदा धन एव का सदैव बना, आ के बाद ए मिला आई हुआ, स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक बना, अ के बाद आई हुआ, परम धन ओज परमोज बना, अ के बाद औ हुआ, महाधन औषध महोषध हुआ, आ और औ के साथ औ हुआ। इस प्रकार वृद्धि संधि में हमने देखा कि क्या हुआ, वृद्धि संधि में हमने देखा कि अ आ के बाद है ना, अ आ के बाद ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ होता है। तो यहां पर एक धन एक सदा धन एव है ना, सदा धन एव। अब यहां सदा धन एव सदा का आ हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा स्वर सहित है, स्वर इसमें लगा हुआ है, स्वर रहित नहीं है। आ धन ए के बाद अ के बाद ए आई आए तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई की मात्रा कौन सी हो गई, ये वाली। सदातन एव का सदैव, आधन ए और आई, और सदातन एव सदैव, इस प्रकार शब्द बनेगा। एक धन एक का एक हुआ, वन धन औषध यहां ले लें, वन धन औषध। अब वन धन औषध को वन का अ और औ, यदि अ के बाद ओ आए तो औ, वनौषध वनौषध, परम धन ओज का परमोज। इस प्रकार हमारा ये गुण संधि और वृद्धि संधि भी यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम इससे आगे यण संधि और अयादि संधि के साथ स्वर संधि के प्रमुख प्रकारों को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। 1.6 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको बता दिया था। 16 में थोड़ा सा चेंज था, जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं इसको फिर से आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को। अदरवाइज सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, आपको बस रैशनलाइजेशन आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इसमें अपने आप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1.6 का, जहाँ पर a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको पता करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर आता है, इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्टली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप ये कोशिश करेंगे, चाहे जो कुछ भी फाइंड करना है हमको, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है, दैट मीन्स यू नीड a का क्यूब और b का क्यूब, दोनों का क्यूब चाहिएगा, दोनों का ही घन चाहिएगा। तो उससे पहले, उस क्यूब से पहले ये ज़रूरी है कि जो वैल्यू आपको a की दे रखी है या जो वैल्यू आपको b की दे रखी है उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दे, ताकि नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा इजी हो जाए। तो यहाँ पर a जो दे रखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, हम इसको बाय रैशनलाइजेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फर्स्टली देखो, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर लेते हैं a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, अब फर्स्टली हम इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि ताकि इसका क्यूब निकालना थोड़ा सा इजी हो जाए। रैशनलाइजेशन करते हैं, a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई विद
सिमिलर नंबर जो भी हर में आपको दे रखा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस बीच का साइन जो है वो अपोजिट लगेंगे। ये बनेगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ब्रैकेट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन में साइन का मिस्टेक नहीं है। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिमिलर टर्म का मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर, तो वैसे √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 इज इक्वल टू आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूलाज यहाँ यूज़ कर रहे हो मेक श्योर कि आप उसको मेंशन भी करें, लिखें √3 a का स्क्वायर माइनस b का, a की जगह कौन √3, b की जगह कौन √2 माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो करते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन जो भी आंसर बन रहा है वो, ठीक है। तो a की जगह कौन है √3, b की जगह है √2, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√3, b की जगह है हमारा √2, ठीक है। फिर यहाँ पर b का स्क्वायर, तो यहाँ भी √2 आ गया, और यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, होल रूट है, यहाँ होल स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर जब साथ में आते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, और अंदर जो नंबर बैठा है दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। उसी तरीके से √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2√6, दोनों पर ही रूट है तो 3 × 2 6 प्लस √2 का स्क्वायर इज 2 अपॉन 3 माइनस 2 1। तो यहाँ क्या बनेगा 5 प्लस 2√6, ये आ गया अपॉन का 1, चाहे तो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास किसका वैल्यू चल रहा था, ये a का वैल्यू था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये इक्वल टू में a तो चल ही रहा है, चाहे तो आप लिखो या ना लिखो, अगर आप एरोज बना रहे हो दैट मीन्स इसी का ये सॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है। तो लास्ट में मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू आया ये, हमको क्या चाहिए a क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या आंसर आ रहा है, तो दोनों साइड्स का हम करते हैं क्यूब, तो a का क्यूब को क्या लिखेंगे a क्यूब, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 का होल क्यूब। अब इसका एक्सपांशन करना है हमको, a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपांशन तो हम इजीली कर लेते थे, अभी यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हमारा फॉर्मूला जो है, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तब याद रखने का तरीका क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी का प्रोडक्ट 3ab मल्टीप्लाई में अगेन क्या आएगा जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है यानी कि a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू ब्रैकेट में जो भी बैठा है पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा इंटू a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये एक्सप्रेशन लर्न नहीं रहता है तो इसका एक्सपेंशन ये भी लिखा जा सकता है, क्या चीज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a से भी मल्टीप्लाई होगा b से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab इंटू बी, तो b इंटू बी बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। तो चाहे तो ये लर्न करो चाहे सेकंड वाला लर्न करो, दोनों ही सेम ही चीज़ है, चाहे आप ऊपर वाला अप्लाई करते हो चाहे नीचे वाला, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो वो यूज़ करो, ये जो फॉर्मूला हमने बताया आप ये यहाँ लिखेंगे ताकि फिर उसके बाद एक्सपांशन करेंगे। तो करते हैं a क्यूब
इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, ए प्लस बी आता है ना, तो अब ए का क्यूब 5 2 रूट 6, यहाँ पर ए आ गया 5, बी आ गया 2 रूट 6 और इंटू में आ रहा है ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का क्यूब, इसका आंसर क्या होता है? 5 का क्यूब क्या होता है? 5 5 से 25, 25 5 से 125 प्लस अब यहाँ पर 2 रूट 6 का होल क्यूब, यानी कि 2 का भी क्यूब करना है, रूट 6 का भी क्यूब करना है। 2 का क्यूब क्या बनता है? 8 इंटू रूट 6 का क्यूब। रूट 6 का क्यूब यानी कि देखो यहाँ पर रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6, यही चीज़ होता है। सिमिलर नंबर के रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गेट द सेम नंबर 6 रूट 6, ये ऐसा कैसा रहेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 6 रूट 6, यहाँ तक क्लियर? नाउ प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा कितना होता है? 30, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 रूट 6 और ब्रैकेट में क्या है? 5 प्लस 2 रूट 6। यहाँ तक क्लियर है? नाउ इसके बाद देखना क्या होगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस, अभी तक सिमिलर टर्म्स तो इसकी अकॉर्डिंग लिख नहीं रही, तो 125 ऐसा कैसा लिख लिया एज इट इज, प्लस इसको सॉल्व करो। 8 6 ज़ा 48 रूट 6, 48 रूट 6 प्लस 30 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। तो मैं एक बार के लिए यहाँ लिख लेती हूँ 30 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आंसर आता है चेक करते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 48 रूट 6 प्लस, अब देखो यहाँ पर 30 रूट 6 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 2 रूट 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 30 रूट 6 का जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा कितना होता है? 15, यानी कि 150 रूट 6। ये मल्टीप्लाई सबको करना है 30 इंटू 5, तो आपको क्या करना है? 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ पर एक 0 है तो उसके आगे एक 0 लगा दिया, 150 रूट 6। अब इस 30 रूट 6 का मल्टीप्लाई 2 रूट 6 से भी होगा, तो कितना होगा? 3 2 ज़ा 6, तो कितना होगा? 60 प्लस यहाँ पे साइन लग जाएगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, तो 60 रूट 6 इंटू रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 6, तो 60 इंटू 6 यहाँ पर आ गया। देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 48 रूट 6 प्लस 150 रूट 6, 150 रूट 6 प्लस 6 6 ज़ा 36, तो ये कितना हो गया? 360। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 360 क्या बनेगा? 5 8 एंड 4, 485 प्लस 48 रूट 6, 48 रूट 6 प्लस 150, तो कितना बन जाएगा ये? 8 9 198 रूट 6। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, जो कि वैल्यू है किसकी? ए क्यूब की। इस तरीके से आपको क्या करना है? बी को सिंप्लीफाई करना है। जो बी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसका क्यूब फाइंड कर देंगे। जैसे ही वो आ जाता है वैसे ही क्या हो जाएगा? उन दोनों को ऐड कर देंगे, ए क्यूब और बी क्यूब को, देन वी विल गेट आवर फाइनल सॉल्यूशन। तब देखते हैं बी क्यूब का क्या सीन रहता है। नहीं तो इसके आगे मैं बता दूं बी का एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर नाउ
अब b को लेते हैं, b इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, रैशनलाइजेशन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ कर रही हूँ, सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस √2। तो अब सेम रहेगा, b इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 माइनस 2 ये बन गया, ये हो जाएगा अपॉन में 1 और यहाँ पर चल ही रहा है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आया है हमारे पास b का। आगे ये और भी सॉल्व होगा तो उसको हम यहाँ से शुरू कर दें। ये चीज़ पहले से आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने a क्यूब का पूरा एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इस तरीके से b क्यूब फाइंड करना रहेगा और फिर दोनों को लास्ट में ऐड करके वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस थोड़े बड़े ज़रूर हैं बट कोई डिफ़िकल्टी इसमें आनी नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना, और जितना अटेंटिवली इन चीज़ों को करोगे उतना ज़्यादा इजीली ये होगा। तो b इज इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 है, चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab आएगा यहाँ पर, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो टर्म सेम ही रहेगी, बस यहाँ पर साइन का फर्क आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2√6 प्लस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ये आ गया। अब अपने को चाहिए b क्यूब। b क्यूब इज ठीक है। अब यहाँ देखते हैं b क्यूब का वैल्यू चाहिए हमको, तो 5 माइनस 2√6 का होल क्यूब चाहिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका b क्यूब का, दैट इज सॉरी a माइनस बी के होल क्यूब का, वो आप ध्यान से देखना। a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो सारे प्लस प्लस वाले आते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला। माइनस वाले में क्या होता है कि सारे माइनस, मतलब स्टार्टिंग वाले को छोड़ करके बाकी सारा नेगेटिव में ही रहता है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू, अब ये क्या ध्यान रखना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस अगेन माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में कौन है, a माइनस बी, तो वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें लगभग सारे साइन नेगेटिव रहते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो अगेन 5 का क्यूब माइनस 2√6 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इज़ योर 5, b इज़ योर 2√6 और इंटू में आ जाएगा जो अंदर है वही का वही 5 माइनस 2√6। तो यहाँ पर टर्म्स क्या होनी चाहिए, वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, जैसे इसका आंसर बना था हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं एक बार फिर से।
देखो यहाँ पर चल रहा है बी क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 माइनस, इसको पहले भी कर चुकी हूँ मैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और रूट 6 का क्यूब जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 6 रूट 6, ठीक है। तो 8 इंटू 6 रूट 6 माइनस 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 रूट 6 माइनस 30 रूट 6, और यहाँ मल्टीप्लाई में कौन है 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, तो ये 30 रूट 6 का मल्टीप्लाई 5 और 2 रूट 6 दोनों से ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बी क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 8 6 ज़ा 48 रूट 6 माइनस 30 रूट 6, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 150 रूट 6 प्लस माइनस माइनस का ही साइन आएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 2 60 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 6, 125 माइनस 48 रूट 6। अब यहाँ देखो ये भी रूट 6 वाली टर्म है, ये भी रूट 6 वाली टर्म है, ये माइनस है, ये माइनस 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 हो तो इनडायरेक्टली एडिशन होगा, बट साइन जो होगा यहाँ पे माइनस का लगेगा। तो 48 प्लस 150 कितना बनता है 8 5 4 9 एंड 4 9 एंड 198 रूट 6, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, और इनका टोटल क्या बनेगा 5 8 एंड 4 माइनस 198 रूट 6। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर आपके पास बी क्यूब का वैल्यू है। नाउ अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो क्या होगा इक्वेशन 1 और 2 के LHS ऐड हो जाएंगे और RHS ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, उसमें जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था 485 प्लस इक्वेशन 1 का 198 रूट 6, यही आया था एक्सप्रेशन 198 रूट 6, और इसमें जो आया बी क्यूब का RHS क्या है प्लस 485 माइनस 198 रूट 6। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या दिखता है प्लस का 198 रूट 6 माइनस का 198 रूट 6, सेम टर्म है विद डिफरेंट साइन, तो कट जाएगा 485 प्लस 485, आंसर बनेगा 5 5 10 और 970। तो फाइनल आंसर आपका जो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो आया 970। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वो भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले ए और बी को सिंप्लीफाई करो, देन जो भी रिक्वायरमेंट है स्क्वायर्स है क्यूब है वो फाइंड करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर देन जहाँ पर उनको ऐड करने की ज़रूरत है ऐड करो, अदरवाइज जो भी फाइंड करना है उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव करने वाला क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी वैसा ही, वो आपका होमवर्क रहेगा। 17 और 18 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अगर इन केस आपसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 26 पढ़ेंगे। लास्ट मैंने एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस की एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी देखी थी। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये था कि आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि किस सेल में एक्सोस्मोसिस हो रहा है और किस सेल में एंडोस्मोसिस हो रहा है। तो वो सीधी सी बात है, डायरेक्टली कहे तो कोई भी सेल अगर किसी सॉल्यूशन में रखने के बाद अगर वो स्वेलो हो जाती है, दैट मीन्स उसके अंदर लिक्विड अंदर की साइड गया है, एंटर हुआ है, दैट मीन्स वो क्या हुआ है, एंडोस्मोसिस। और अगर कोई सेल श्रिंक हो जाती है, अगर कोई सेल की सेल वॉल श्रिंक हो जाती है, उसके दैट मीन्स ये हुआ कि उसके अंदर से वाटर का लॉस हुआ है बाहर की तरफ में, तो वो भी क्या है, ऑस्मोसिस। लेकिन किस तरह का, एक्सोस्मोसिस। अब नेक्स्ट मैं पढ़ा रही थी आपको, उसमें से एक पढ़ा दिया था सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस है तो कौन कौन सी एक्टिविटी है लाइफ की या सेल की जिसकी वजह से वो चल रहा है, कंटिन्यूटी बन रही है। मतलब अगर कौन सी ऑस्मोसिस नहीं होगा तो सेल की कौन सी एक्टिविटी रुक जाएगी। सिग्निफिकेंस यानी वही इंपॉर्टेंस। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था कि ऑस्मोसिस की हेल्प से वाटर और डिजॉल्व मिनरल जो कि सॉइल में होते हैं
वो उसके रूट में एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बहुत ही पतले महीन धागे जैसी संरचना होती है रूट के ऊपर। आपने देखा होगा किसी रूट को बाहर अपरूट करके निकालते हो तो उसके ऊपर वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। उन रूट हेयर्स की वजह से सॉइल में से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होकर वो रूट में आ जाता है और मेन रूट से वो ब्रांच और लीव्स तक पहुंच जाता है सारा वाटर और मिनरल्स, जो कि होता कहाँ है, सॉइल में। तो ये अगर ऑस्मोसिस है तभी जाके रूट्स वाटर और मिनरल्स का क्या कर रही है, सॉइल में से एब्जॉर्प्शन कर रही है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है कि उसके वाटर के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, हायर टू लोअर मूवमेंट करते रहते हैं। वो तभी मूवमेंट करेंगे जब क्या होगा, कंसंट्रेशन में फर्क होगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, सॉइल के बाहर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कुछ और है और सॉइल के अंदर जो रूट हेयर्स के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको हम सेल सैप या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कुछ अलग है। तो जब तक दोनों की कंसंट्रेशन लेवल सेम नहीं हो जाती तब तक वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करते रहेंगे। तो ऑस्मोसिस की वजह से ही रूट हेयर्स में एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी में वाटर सप्लाई होता है। नेक्स्ट सेकेंड है टर्जिडिटी। ये क्या मीनिंग होता है, ये वर्ड पहले भी आ गया है, मैंने बताया था, एक बार और पढ़ लेते हैं। हेल्प इन डेवलपिंग टर्गर प्रेशर विच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड मूवमेंट ऑफ लिफलेट इन माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका अंडरलाइन करो इसको, ये प्लांट का नेम है जिसको आप कॉमनली जानते हो। कॉमनली उसका नेम होता है छुई मुई। छुई मुई का जो पौधा होता है उसको पता है ना, टच करते ही वो मुरझा जाता है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है, कहीं पर भी आ सकता है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, माइमोसा प्यूडिका। तो इनमें क्या होता है, एक तो ये एग्जाम्पल दिया है, दूसरा दिया है कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ओपन होते हैं तो O2 अंदर जाएगी, जैसे ही O2 अंदर CO2 अंदर चली जाएगी, वैसे प्लांट में भी O2 अंदर जाती है एट अ रेस्पिरेशन टाइम। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट में सिर्फ क्या जाता है, CO2 जाता है। तो CO2 अंदर जाता है, O2 बाहर निकलता है, या जो भी प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, किसकी वजह से, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का खुलना बंद होना ये भी किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस पे। उस पर एक प्रेशर काम करता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। मैंने आपको टर्गर प्रेशर शॉर्ट में बताया था कि जब भी अंदर से कोई लिक्विड पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है सेल के अंदर, तो वो बाहर की तरफ एक प्रेशर डालता है ना, सेल अंदर फूल जाती है तो बाहर की तरफ एक प्रेशर डालता है जिसको बोलते हैं TP, टर्गर प्रेशर। और उसी को वापस कंट्रोल या उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि सेल बस्ट ना हो, बाहर से एक अपोजिट प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं WP, दैट मीन्स वॉल प्रेशर। सेल टू सेल वाटर मूवमेंट, सेल एब्जॉर्ब और लूज वाटर टू वन अनदर थ्रू ऑस्मोसिस। यही है कि एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का मूवमेंट होता रहता है और उसका मूवमेंट भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सीड जर्मिनेशन क्या चीज़ है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्लमल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। आपने किसी सीड को सॉइल में डाल दिया, 2 दिन बाद देखोगे तो उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, 2, एक जो सॉइल के अंदर जाती है नीचे, एक जो सॉइल के ऊपर आती है। नीचे वाली रेडिकल होते हैं, जो रेडिकल रूट में मॉडिफाई हो जाती है, ऊपर जो आती है उसको प्लमल बोलते हैं और प्लमल शूट में मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो वो चीज़ जो होती है, एक सीड से 2 चीज़ें निकलना, रेडिकल और प्लमल, तो ये जो दोनों निकलती है वो भी किसकी वजह से निकलती है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में यही चीज़ होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, वापस लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से रेडिकल और प्लमल बाहर निकलते हैं। तो सीड जर्मिनेशन में भी ऑस्मोसिस का रोल है। आपको नोट्स में क्या करना है, मैंने कहा था ये रहने देना और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। आई थिंक ये कर लिया होगा आपने। तो आज आज का होमवर्क ये हो जाएगा कि जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। नोट्स बनाओगे तो पीछे वाले जो क्वेश्चन आएंगे बैक में वो आपको कम करने पड़ेंगे, रिपीट मत करना। जैसे यहाँ पर जिन चीज़ों को आपने अच्छे से लिख दिया है उसी का पीछे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप चाहो तो अलग पेन से जहाँ नोट्स बनाए वहाँ पे उसका क्वेश्चन लिख दो, जो क्वेश्चन पीछे आ रहा है वही क्वेश्चन यहाँ लिख दो। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आपने नोट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन की है तो आपको डबल वो आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी आपके ही है, होमवर्क भी आपका ही है, तो आप एक बार लिखो तो नोट्स बनाओगे तो होमवर्क कम हो जाएगा। तो टर्जिडिटी हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड पॉइंट लिख देना आप। थर्ड पॉइंट लिख देना सेल टू सेल वाटर मूवमेंट। फोर्थ पॉइंट आप लिखना सीड जर्मिनेशन। इसके अंदर ही वापस लाइंस भी लिखनी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइन चूज़ करके लिखते हो, कितना इजी आपको समझ में आता है उतना लिखो। फिर फिफ्थ पॉइंट है
It maintains turgidity of cell which help in deeper penetration of roots, extension of leaves, stretching of stem. ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट की ग्रोथ हम बोल सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ मीन्स ये कि किस तरह से एक रूट पेनिट्रेट होकर बहुत ज़्यादा सॉइल में डीप करेगा। डीप पेनिट्रेशन का मतलब है सॉइल के अंदर रूट का एंटर करना। कोई रूट्स होती है ना जो बहुत ज़्यादा हाईली डीप वो होती है, वेल डेवलप रूट सिस्टम होता है, यानी सॉइल में बहुत ज़्यादा उसकी पेनिट्रेट होती है। कुछ रूट ऐसी होती है। फिर है एक्सटेंशन ऑफ लीव्स। कौन लीव्स कितनी डेवलप हो रही है, साइज़ में कितनी बड़ी हो रही है, कितनी ब्रॉड हो रही है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस पर। उसके साथ ही साथ है स्ट्रेचिंग ऑफ स्टेम। कौन सा स्टेम कितना लंबा हो रहा है और कितना स्ट्रेचिंग है, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है, ये चीज़ भी किस पे डिपेंड होती है, ऑस्मोसिस पे। नेक्स्ट है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देने के बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ट्रांसपोर्ट की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह की परमिएबिलिटी होती है ना, सेलेक्टिव, सेमी परमिएबल या इम्परमिएबल। वो चीज़ पढ़ने के बाद एक टॉपिक शुरू हुआ था ट्रांसपोर्ट। ये पूरा वही चल रहा है, बहुत क्लासेस हो गई है इसलिए रिवाइज कर रही हूँ। ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है उसमें से सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन में किस तरह से मटेरियल या आयंस या मिनरल्स या न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, परिवहन होता है। फिर उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट शुरू करते ही दो टॉपिक आ गए, डिफ्यूजन वो हो गया, फिर हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। अब ऑस्मोसिस जैसे ही खत्म हो रहा है दैट मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट वाइंड अप हो गया। अब क्या शुरू हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी ट्रांसपोर्ट का सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसलिए लेसन बहुत लंबा है, एक एक चीज़ डिटेल में आपको पढ़नी है। अभी पढ़ लोगे तो आपको आगे की क्लासेस में सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है। which require the use of energy. In such type of transport molecules move against the concentration gradient. ये भी concentration gradient पे depend करता है. These are energy dependent process so are rapid but energy is provided by hydrolysis of ATP. देखो अब अभी आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक पर्टिकुलर टेबल बनी हुई है। आपने पहले पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को पढ़ लिया। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट आ गया, अब आपको लगेगा बार बार ये क्या चीज़ है, एक पढ़ लिया दूसरा, हाँ दूसरा और पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाओ, उस टेबल को समझो, उसके पॉइंट लर्न करो, इजी लर्न हो जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसमें कुछ वर्ड आ रहे हैं जो नए हैं तो समझा देती हूँ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी का मीनिंग होता है हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस यानी ब्रेक डाउन होना। वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म पता है आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का मेजरमेंट है। बाय दिस प्रोसेस मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड कंप्लीटली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ पॉइजन लाइक साइनाइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हमने ये पढ़ा कि किस तरह से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ भी पढ़ेंगे हम कि किस तरह से एक सेल के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो सेल के लिए रिक्वायर नहीं होते हैं, जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको सेल से बाहर निकालना पड़ता है। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी वही जो विषैले पदार्थ होते हैं। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, इवन ह्यूमन, हमारी बॉडी में भी डेली क्या बनता है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, जिसको हम यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ दे रखा है साइनाइड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। साइनाइड जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये जो चीज़ें सम आयन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये काम की चीज़ें, ये किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टेबल को डिस्कस करूँगी। आप चाहो तो उसको एडवांस में बनाकर लेकर आ सकते हो नोट्स में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, द इंडियन डेजर्ट, जो हमने लास्ट फिनिश किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये क्वेश्चंस बताऊंगी। इट मीन्स इसके आंसर नहीं बताऊंगी, आपको समझा रही हूँ, और ये आंसर आपको सारे मुंह पे लर्न होंगे, क्योंकि जिसने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है उनको पता चल गया होगा इनके आंसर्स
क्या है। देखो क्या दे रखा है, नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 पैरेलल रेंज जो आपको मेंशन करवा रखी थी, शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और ये क्वेश्चंस आप नोटबुक में कर लेना, 1 लाइन की आंसर है, कोई बड़े आंसर्स नहीं है। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन, वॉट इज़ इट्स हाइट। आप लोगों को बताया मैंने कौन से हिमालय की, आपको एक टेबल बना के बता रखा था बुक में, उसमें फर्स्ट जो टॉप पे होगी वो हाईएस्ट होगी, उसकी हाइट भी उसमें मेंशन कर रखी है। वोट आर द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स के कौन कौन से पार्ट है वो आपको मेंशन करने। और ये तो मैंने आपको कहा भी है कि पूरे लेसन के जो आप नोट्स बनाओगे उसमें आपको प्रारूप के रूप में शो करना है। जैसे फर्स्ट दे रखा था आपको नॉर्थन प्लेन्स दे रखा था, उसके 2 पार्ट है, तो आप एक तरफ डेक्कन प्लेटू का लिखते हो, एक तरफ अदर का लिखते हो, उसके बाद वापस उसके कितने डिवाइडेशन कर रखे हैं वो आपको मेंशन करना है, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। विच रीजन ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्छान, कहाँ पर पाए जाते हैं बर्छान की आकृति, थार डेजर्ट में। ये आपके ग्लोसरी वर्ड में भी दे रखा है, और इसके साथ साथ आप बर्छान की डेफिनेशन भी लिखते हैं ना कि कौन से शेप्स को हम बर्छान कहते हैं। विच इज़ द लैंड ग्रुप एंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन कौन से ऐसे लैंड ग्रुप है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कंडीशन को एंजॉय करते हैं, तो जो भी 2-3 नेम है वो इसमें मेंशन करना। नेक्स्ट दे रखा है, नेम द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। आपको ऐसी रिवर का नाम बताना है जो डेजर्ट के अंदर बहती है, तो वो अब पढ़ेंगे हम, जो हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करने वाले इसमें आपका इसका आंसर मिल जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स के अंदर 4th पॉइंट, द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। मैंने कल आपको बताया था अरावली हिल्स ये किसके साइड में है, इंडियन डेजर्ट, अरावली हिल्स जो दे रखी है उसके वेस्टर्न साइड में है। इट इज़ ए लार्ज सैंडी प्लेन। अब आपको ये तो पता ही है कि डेजर्ट हम किसको कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ की मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, रेतीली होती है। तो सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, जो पूरे किससे भरी हुई है, किससे कवर्ड है, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। मैंने आप लोगों को बताया भी था जब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जब वहाँ पर बहुत तेज आंधी चलती है, यानी कि वो जो वहाँ पर जो हवा चलती है उन हवा से क्या होता है, वो रेत होती है जो बह के चली जाती है, यानी कि उड़ती है, और जगह जगह पर वो क्या बनाती है, रेत के टीले बना देती है, जिन्हीं को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अगर उनका शेप कैसा होता है, हाफ मून के जैसा होता है, तो उसको हम बर्छान कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमने ग्लोसरी वर्ड में भी पढ़ा था बर्छान किसको कहते हैं, क्रिसेंट शेप के जो होते हैं, यानी कि हाफ मून के जो शेप के बने हुए होते हैं रेत के टीले, उनको हम बर्छान कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जगह जगह पर, और ये ऐसा नहीं होता है कि जो सैंड ड्यून से एक बार बन गया है वो हटता नहीं, वापस तेज हवा आती है तो वो क्या होते हैं, बिखरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm लिख रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर आएगा तो कितना आएगा, 5 to 10 सेंटीमीटर। वहाँ पर बारिश कितनी होती है, 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। पूरे ईयर का दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा है कि सिर्फ रेनी सीजन में ही इतनी बारिश हो जाती है, पूरे साल भर में वहाँ पर बारिश कितनी होती है, 150 mm या मिलीमीटर जो भी आप मेंशन करते हो, और इसके ब्रैकेट में ऊपर आप मेंशन कर देना 5 to 10 सेंटीमीटर, तो आपको दोनों क्लियर रहता है। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ mm का समझेंगे नहीं, तो वो बोलेंगे मैम यहाँ पर तो आपके लिए बारिश कम होती है, वहाँ तो 150 mm का रखा, तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना 5 to 10 सेंटीमीटर। इट हैज़ ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। अब सिंपल सी बात है, बारिश कम होती है तो मौसम कैसा रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, एंड लो वेजिटेशन, कोई वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। जो भी वो लोग वहाँ पर पर्टिकुलर वहाँ की मिट्टी के अकॉर्डिंग, वहाँ की सोइल के अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेशन वो प्रोडक्ट करते हैं या फार्मिंग के लिए करते हैं, तो वही वहाँ पर उत्पन्न होगी। जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, अभी बारिश हो रही है तो कहीं पर भी किसी ने कोई चीज़ हम जैसे खाकर भी फेंकते हैं, किसी की गुठली, तो उससे भी नया पेड़ लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी में ऐसा है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि जैसे बारिश आती है तो वहाँ पर नए नए प्रकार के वेजिटेशन आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीम्स एमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली। वहाँ पर अगर कुछ आपको कहीं कहीं पर हरी भरी घास दिखती है तो वो कहाँ पर दिखती है, खाली रेनी सीजन में कभी बारिश हो जाती है तो दिखती है, उसके बाद पूरे साल पर आपको कोई भी वहाँ पर हरियाली वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। Soon after they disappear into sand as they do not have enough water to reach the sea। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे वहाँ पर पानी आपको कब दिखता है कि जब रेनी का सीज़न होता है तभी दिखता है, उसके बाद जो पानी बहता है वो वापस क्या होता है, इनफ वाटर टू रीच द सी, यानी कि कोई भी पानी वहाँ पर समुद्र तक तो नहीं पहुँच सकता है।
इतना वहाँ पर पानी ही नहीं है कि समुद्र तक जाए। अगर पानी होता तो वो डेजर्ट रीजन में आते ही नहीं। तो यहाँ पर दे रखा है डिसअपियर इनटू सैंड, वह पानी की जो धाराएं होती वो क्या होती है, सैंड के अंदर वापस से डिसअपियर हो जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि 3 टाइप्स की रिवर्स होती है। आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि 10th क्लास में ऐसा आपके चैप्टर आए। तो 3 प्रकार की नदियाँ होती है। कुछ नदियाँ जो होती है बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुछ होती है अरब सागर में जाती है, और कुछ ऐसी नदियाँ होती है जो न तो बे ऑफ बंगाल में जाती है न ही अरब सागर में होती है, यानी कि इंटरनली फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पर जो नदी है, यहाँ पर जो कुछ नदियाँ हो सकता है बहती, वैसे यहाँ पर एक ही नदी बहती है लूनी नदी, जो भी क्या होती है वो इंटरनली बह जाती है, न तो बे ऑफ बंगाल में जाती है ना ही अरब सागर में जाती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर विच फ्लो इन द रीजन। अंडरलाइन करना, ऊपर आपकी यही क्वेश्चन आया है, नेम द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा लूनी रिवर। तो ऐसी कौन सी नदी है जो डेजर्ट रीजन में बहती है, तो आंसर आपका क्या आएगा, लूनी रिवर। लार्ज एरिया ऑफ द डेजर्ट इज कवर्ड बाय क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बर्छान। आ गया यहाँ पर आंसर आपका, बर्छान क्या होता है, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति के जो शेप्स होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बर्छान कहेंगे। आप इस पैराग्राफ को भी अंडरलाइन कर देना। दिस डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट, और इस डेजर्ट को किस नाम से जानते हैं अपन, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डेजर्ट को ही थार डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पर अपने 4 पॉइंट फिनिश हो जाते हैं। नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया, हिमालय के बारे में पढ़ लिया और इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया। 5th जो पॉइंट आता है वो आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है, तटीय क्षेत्र। और जब मैंने इंडिया का मैप बताया था तो मैंने आपको बताया था, ये जैसे मान के चलो ये पूरा इंडिया का मैप ये, तो इसके दोनों साइड पर, बे ऑफ बंगाल की साइड पर भी और अरब सागर की साइड पर, दोनों साइड पर आपको कौन सा प्लेन मिलेगा, कोस्टल प्लेन्स मिलेगा। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आप दोनों मैप ओपन करके देखो, फिजिकल रीजन वाला और जो मैंने नेम्स आपको फिल करवाए, तो दोनों में आपको पता चल जाएगा कि बे ऑफ बंगाल के भी कुछ साइड और अरब सागर के भी कुछ साइड किसके अंदर आते हैं, कोस्टल प्लेन्स के अंदर आते हैं, यानी कि वो तटीय क्षेत्र में आते हैं। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई ऑन आइदर साइड ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। दे रखा है पेनिसुलर प्लेट्यू के आइदर साइड अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। वेस्टर्न साइड में भी आ रहा है ये और ईस्टर्न साइड में, यानी कि कोस्टल प्लेन्स जो आते हैं इधर से आप देखते हो तमिलनाडु के उधर आएंगे और इधर अपन केरल, मुंबई जो सारे तटीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो ये दोनों साइड को बिलोंग करता है। They extend for about 6,150 km from the run of Kutch in the west to west Bengal in the east। अब इसकी जो एक्सटेंड, ये कितना फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, 6,150 किलोमीटर। यहाँ पर आप मेंशन कर देना, अंडरलाइन करना है इसको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोस्टल प्लेन्स का विस्तार कितना है किलोमीटर में, आपसे पूछा जाए तो 6,150 किलोमीटर। They are ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसको क्या कर रखा है, वापस 2 पार्ट्स में बांट रखा है, वेस्टर्न में और ईस्टर्न के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स दे रखा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज 10 to 15 किलोमीटर। अब ये इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 to 15 किलोमीटर वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। एंड इज नेरोअर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और क्या दे रखा है फिर, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से क्या है, नेरो, यानी कि सकड़ा है उससे। तो ये आपके यहाँ पर क्लियर होगा, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी चौड़ाई क्या है, कम है यहाँ पर। द वेस्टर्न कोस्ट इज नेरो प्लेन प्रेजेंट बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अभी ये किसके बीच में आता है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए अरेबियन सी अपन कहाँ मेंशन करते हैं, तो जहाँ पर अरेबियन सी मेंशन करते हैं उसके एक साइड पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, और बीच में जो आता है वो कौन सा आता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आता है। इट कंप्राइज 3 सेक्शन। अब वापस इसके भी क्या कर रखे, 3 सेक्शंस कर रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, मुंबई गोवा। जो भी बच्चे मुंबई और गोवा घूमने गए होंगे तो उन्होंने वहाँ पर कोंकण, इसका नाम ही क्या है, कोंकण कोस्ट, जो कहाँ पर आता है, मुंबई और गोवा के वहाँ पर आता है। नेक्स्ट दे रखा है, द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, इन द साउथर्न एक्सटेंशन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। ये भी हम लोगों ने नाम सुन रखा है, ये कहाँ पर आता है, कन्नड़ प्लेन, साउथर्न एक्सटेंशन। इसका विस्तार कहाँ पर है, साउथर्न साइड पर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये इसके पार्ट, ये दोनों जो दे रखे हैं 3 सेक्शन के अंदर, तो ये इसके पार्ट दे रखे और भी। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे इसके अंदर, किसके अंदर पढ़ रहे थे, कोस्टल प्लेन्स के अंदर, उसका सेकंड पार्ट दे रखा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर आपको
क्या बता रखा है। थैंक यू।